Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In our today's lesson, we will learn intellectual disabilities जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर आती है। DSM-4 में मेंटल रिटार्डेशन को एज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के तौर पर जाना जाता था, तो हम DSM-5 और 5TR में इसको मेंटल रिटार्डेशन वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के तौर पर। वीडियो आगे जाने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करना मत भूलें। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दरअसल डेवलपमेंटल पीरियड में ही स्टार्ट हो जाती है। इसके 3 क्राइटेरियाज हैं और इन तीनों क्राइटेरियाज का मैच करना, मीट करना एक दूसरे से बड़ा ज़रूरी है, तभी हम किसी को डायग्नोज दे सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के तौर पर। क्राइटेरिया ए में डेफिसिट इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग हो जाती है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाना, रीजनिंग थिंकिंग ना कर पाना, प्लानिंग ना कर पाना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के एक चीज़ जो सबके ऊपर एक चीज़ का जो कॉन्सेप्ट हो उसको वाइडर लेवल पे अप्लाई कर पाना, ये चीज़ें मिस होती हैं। एकेडमिक लर्निंग नहीं हो पाती और कोई भी लर्निंग का एक्सपीरियंस नहीं हासिल हो पाता। इसी तरह क्राइटेरिया बी के अंदर एडेप्टिव फंक्शनिंग होती है, यानी कि सोशली एक पर्सन डिसेबल होता है, वो दूसरों के साथ सोशली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता और अपनी डेली लाइफ के जो उसके हाउस चोर्स या डेली लाइफ के जितने भी चोर्स होते हैं उनको वो प्ले नहीं कर पाता। क्राइटेरिया सी दरअसल इंटेलेक्चुअल और अडेप्टिव फंक्शनिंग दोनों का ही एक रोल होता है, जो कि डेवलपमेंटल स्टेज में डायग्नोज हो जाता है। डेवलपमेंटल स्टेजेस फॉर एग्जांपल 2 साल में ही एक बच्चे का आइडेंटिफाइबल हो जाना कि ये इसकी मोटर लर्निंग में या लैंग्वेज में या सोशली लर्निंग में डिले हो रहा है, ब्रेन फंक्शनिंग सही तरह से परफॉर्म नहीं हो पा रही, या माइल्ड लेवल की जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो स्कूल के अंदर लर्निंग में इसको प्रॉब्लम आए, तो भी वो क्राइटेरिया अंडरस्टैंड हो जाता है। इसके बाद हम ये देखें कि इसके 3 जो डोमेन्स हैं स्वेरिटी लेवल को चेक करने के लिए माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर और प्रोफाउंड को तीनों डोमेन्स में रखा जाता है, कॉन्सेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल डोमेन में। अगर एक बच्चा माइल्ड लेवल के कॉन्सेप्चुअल डोमेन का शिकार है, जिसमें इसको डिफ़िकल्टी होगी स्कूल लेवल पे कोई भी एकेडमिक लर्निंग करने में, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, या मनी मैनेजमेंट करने में, या रीडिंग करने में, ये बहुत माइन्यूट लेवल पे होगी। सोशल डोमेन पे वो एक पर्सन जो है वो इमेच्योर होगा सोशल इंटरेक्शन डेवलप करने में और अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिकल डोमेन में उसको अपने डेली लिविंग के जो टास्क होते हैं उसको सपोर्ट चाहिए होती है किसी न किसी पर्सन की, हेल्थ केयर के लिए भी, डिसीजन लेने के लिए भी। मॉडरेट पे क्या होता है कि प्री स्कूल और स्कूल दोनों के अंदर जो है वो लर्निंग सही तरह से नहीं हो पा रही होती। सोशल डोमेन में क्या होता है कि एक पर्सन कम्युनिकेशन उसकी लेस हो जाती है, डिसीजन मेक नहीं कर पाता, सोशल जजमेंट लिमिटेड हो जाती है, अपने फेलोज की तरह वो सही तरह से हर चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। प्रैक्टिकल डोमेन में उसको हर एक जो क्लाइंट होता है उसको अपने खाने पीने से लेकर ड्रेसिंग तक हर चीज़ में उसको सुपरवाइज़र चाहिए होती है, उसको सपोर्ट चाहिए होती है, वो कॉम्प्लेक्स जॉब परफॉर्म नहीं कर पाता। इसी तरह जब सवेर में आते हैं तो जो इसकी स्किल्स होती हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग वो डेवलप नहीं हो पाएगी। उसको अपने जो जितने भी एक्सटेंसिव एक्सपोर्ट चाहिए होती है इसके लिए उसको केयर टेकर चाहिए होता है। इसी तरह जब सोशल डोमेन में देखा जाता है तो उसकी लैंग्वेज बड़ी लिमिटेड हो जाती है, जेस्चर्स बामुश्किल समझ पाता है, सिंपल स्पीच एक वर्ड से अपना पैगाम बामुश्किल पहुंचा पाता है। प्रैक्टिकल डोमेन में तमाम किस्म की जो सपोर्ट होती है वो उसको रिक्वायर होती है और अपने किसी हद तक एक क्लाइंट जो है वो अपने आप को सेल्फ इंजरी की तरफ भी ले आता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी उसकी अलग से असेसमेंट करनी पड़ती है। प्रोफाउंड में उसकी जो मोटर और सेंसरी इम्पेयरमेंट है, यानी बोलने की, बात करने की, सुनने की, और जो उसकी मूवमेंट बाकी बॉडी की मूव होती है वो भी तकरीबन नापैद हो चुकी होती है। इसी तरह सोशल डोमेन में बहुत ज़्यादा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है, हो सकता है कि वो किसी सिंबल को भी ना समझ सके, हो सकता है कि वो किसी की किसी बात को अंडरस्टैंड ना कर सके, एक सिंपल वर्ड का इशारा भी ना कर सके। इसी तरह प्रैक्टिकल डोमेन में तमाम किस्म की जो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है और उसकी जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे किसी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन की सपोर्ट से हो सकते हैं, अकेला वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब अगर चेक करना हो, डायग्नोस्टिक फीचर करने हो कि कैसे हम किसी पर्सन के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को मेजर कर सकते हैं, तो एक तो स्टैटिस्टिकल फार्मूला है आईक्यू का, IQ इज इक्वल टू M/C मल्टीप्लाई बाई 100। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का 15 और 100 मीन की मदद से हम इस ग्राफ को फॉलो करते हुए बआसानी इंटेलिजेंस का फार्मूला लगाते हुए मेजर कर सकते हैं। IQ में जो M यूज़ हुआ है वो मेंटल एज के लिए और जो C है वो क्रोनोलॉजिकल एज के लिए यूज़ हुआ है। अब अगर इसमें
लिमिटेशंस देखी जाए तो उसकी सबसे पहली लिमिटेशंस तो ये कहती है कि एक अगर ये टेस्ट जो कि मेंटल एज के लिए बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर इनवैलिड हो जाते हैं अगर किसी की स्क्रीनिंग ग्रुप में की जा रही हो तो वो टेस्ट कामयाब नहीं हो पाता। इसी तरह लैंग्वेज बैरियर, डिफरेंट कल्चर्स में बहुत सारे टेस्ट कामयाब नहीं हो पाते। कम्युनिकेशन स्किल्स, हो सकता है कि कोई पर्सन जिसका आप टेस्ट ले रहे हों उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी ना हो, लेकिन वो टेस्ट के बारे में तो समझ सकता हो लेकिन कम्युनिकेट ना सही कर पाता हो, तो ऐसे में भी असेसमेंट सही तरह से नहीं हो पाती। क्राइटेरिया बी में जितने भी जो अडेप्टिव होते हैं प्रॉब्लम, उसमें क्या होता है कि क्लिनिकल एवेलुएशन, साइकोमेट्रिक टेस्ट, फैमिली से इंफॉर्मेशन ली जाती है, फैमिली मेम्बर से, पेरेंट्स से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और मेडिकल वगैरह से। इसी तरह एजुकेशनिस्ट या मेडिकल प्रोफेशनल से हेल्प ली जा सकती है एक क्राइटेरिया बी के पेशेंट्स की असेसमेंट करने के लिए। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये कंट्रोल सेटिंग में ज़्यादा अच्छी तरीके से इसकी परफॉर्मेंस शो नहीं हो पाती। प्रेवलेंस में अगर 1% किसी भी जनरल पॉपुलेशन का जो ओवरऑल होता है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है, और ये सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पॉसिबल हो सकती है हर 1000 में से 6 लोगों को। इसी तरह ये रेशो मेल में फ़ीमेल की निस्बत ज़्यादा होती है। मेल में माइल्ड लेवल पे 1.6 जबकि फ़ीमेल में 1 होती है। इसी तरह स्वेरिटी पे मेल में 1.2 और फीमेल में 1 होती है। इसके बहुत सारे काजेज़ हो सकते हैं जिसमें जेनेटिक कॉज हो सकता है, इन्वायरमेंटल कॉजेज़ हो सकती हैं। जेनेटिक कॉजेज़ में अगर एक फैक्टर देखा जाए तो जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होंगी, हो सकता है कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस एज डाउन सिंड्रोम पर्सन हो। किसी भी पर्सन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का लेबल तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर किसी पर्सन के अंदर क्राइटेरिया ए, बी और सी तीनों मौजूद हों तो उसको डायग्नोज दिया जा सकता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। इसी तरह जेनेटिक सिंड्रोम जो हैं वो लिंक करती हैं और उनको नोट किया गया है कि अगर उसके अंदर एग्जिस्टेंस है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर तो उसको इसका डायग्नोज दिया जा सकता है। मेजर और माइल्ड न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर, चूँकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी खुद एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का हिस्सा है, ऐसे में अगर किसी पर्सन के अंदर कॉग्निटिव एबिलिटी का लॉस हो जाए और उसकी रीज़न की वजह से उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल लेवल डिस्टर्ब हो जाए तो उसको इसके साथ ऐड किया जा सकता है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, इनका भी अपना एक क्राइटेरिया न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में है। लेकिन अगर किसी पर्सन को स्पीच के अंदर प्रॉब्लम हो और उसके साथ साथ उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी प्रॉब्लम आ रही है, इंटेलेक्चुअली वो डिसेबल हो गया हुआ है, तो उसकी वजह से हम इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसमें डाल सकते हैं। इसी तरह और अलग अलग लेबल देंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में एक पर्सन अमूमी तौर पर इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन में ज़्यादातर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को मैयर किया गया है, और उसके अंदर मोटर डिसेबिलिटीज़ या मूड प्रॉब्लम्स या एग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा आ जाए तो इसकी वजह से इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस अलग से दिया जाएगा और इस तरह से ट्रीट किया जाएगा। अब जब आती है बात इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कोमॉर्बिडिटी की, तो ये याद रहे कि अगर एक जनरल पॉपुलेशन में किसी पर्सन को 3 से 4 दफ़ा सेरिब्रल पाल्सी या एपिलेप्सी का इशू हो जाए तो ये कहा जा सकता है कि इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम था। इसी तरह बहुत सारी असेसमेंट को मॉडिफाई करना पड़ता है जब हम किसी पर्सन के अंदर कम्युनिकेशन, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम और मोटर सेंसरी डिसऑर्डर को देखते हैं, ताकि उस पर्सन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ एसोसिएट किया जा सके। बिल्कुल इसी तरह नेसेसरी टू फाइंड आउट इरिटेबिलिटी, अगर किसी पर्सन के अंदर मूड डिसरेगुलेशन आ जाए, एग्रेशन आ जाए, ईटिंग प्रॉब्लम और स्लीपिंग प्रॉब्लम भी आ जाए तो भी इसको कोमॉर्बिड कर दिया जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ। ज़्यादातर जो इश्यूज़ ADHD में डिप्रेसिव, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी, स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स के रीजंस देखे जाते हैं, वो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किसी पर्सन में हो तो ये सारे प्रॉब्लम्स उसके अंदर कोमॉर्बिड हो जाते हैं। सेल्फ इंजरी केसेस में एक सेपरेट किस्म का डायग्नोज जो है वो पेशेंट के लिए मस्ट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो ज़रूर शेयर करें और अपने कमेंट्स से आगाह करें। थैंक यू वेरी मच।